दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है, उसमें एक बार फिर परिस्थितियां 180 डिग्री पर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए बिहार जाना जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य जहां मौजूदा दौर की सियासत यदि कुछ साल पहले कहे गए गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों पर यकीन करें तो तीन राजनीतिक ताकतों में किन्हीं दो के एक तरफ होने से पूरी सियासत की फिजा बदलती हुई जो दिखाई दे रही है, यानी तीन राजनीतिक ताकतों में से जिधर दो होती हैं, सत्ता का गुणागणित उधर ही झुकता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो गुणागणित एक बार फिर से एक नई सियासी इबारत को लिखने के लिए तैयार हो रहा है क्या? ताजा हालात और जो अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो इसी तरफ इशारा करती है। हालांकि आज पूरे दिन चर्चा सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर हो रही सुनवाई की हुई, लेकिन उसमें सभी जानते हैं कि आज क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यही कहा कि अगले मंगलवार तक 65 लाख वोटर्स के जो नाम काटे गए हैं, चाहे मृत हैं या कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, पलायन कर गए हैं, या फिर दो जगह नाम है, वो पूरा डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। और दूसरी बात यह कही कि आधार को भी वैध दस्तावेज माना जाए। ये बातें सर्वोच्च न्यायालय ने कही, लेकिन ये सब बातें किस लिए कही जा रही है? चुनाव के लिए। और राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? तो चुनाव है। और राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा एजेंडा जब चुनाव है, चुनाव ही सब कुछ तय करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तय मानिए कि उस चुनाव में वो भी चुनाव जीतना चाहते हैं जिन्हें बिहार की सत्ता आज तक कभी, यानी बिहार का मुख्यमंत्री पद आज तक कभी नसीब नहीं हुआ। वो भी चुनाव जीतना चाहते हैं जिन्हें 15 साल पहले सत्ता जिन्होंने गंवा दी थी, 20 साल पहले गंवा दी थी। और वो भी चुनाव जीतना चाहते हैं जो 20 सालों से सत्ता पर काबिज है। और इन सब की रस्साकसी के बीच, चुनावी संभावनाओं का द्वार खोलने और द्वार बंद करने के बीच सबसे बड़ी चुनावी सफलता की जो गुंजाइश होती है, वो है वोटर और वोटर का मिजाज। और मिजाज पढ़ने की परिस्थितियां अब यहां आकर खड़ी हो गई है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार एक बार फिर 2015 और 2022 की परिस्थिति में तो नहीं जा रहा है। ताजा मामला दरअसल यह है कि जो खबरें आ रही है उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि बातचीत शुरू होती है तो सभी जानते हैं कि जब यह अंजाम तक पहुंचती है तो खेला होता है। और जब खेला होता है तो क्या चुनाव के ठीक पहले इस खेला होने की कुछ गुंजाइश है? कई सारी परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों की चर्चा के पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर लालू यादव और नीतीश कुमार अंदर खाने यदि बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत के लिए वो तैयार क्यों हुए हैं? वो कौन सी परिस्थितियां, कौन से हालात पैदा हो गए जिसमें उन दोनों को एक साथ इकट्ठा होने पर और एक साथ इकट्ठा होने की परिस्थितियों को ढूंढने के लिए चर्चा करनी पड़ी? तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। कई लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक राजनेता, अमुक पत्रकार या अमुक व्यक्ति या अमुक ब्यूरोक्रेट दोनों के बीच मध्यस्थ हो सकता है। लेकिन जो भी लोग बिहार की राजनीति को जानते और समझते हैं, उन सबको यह बात बखूबी पता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच किसी भी प्रकार के किसी भी मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उन दोनों के अपने समीकरण, चाहे साथ रहे हो या विपक्ष में रहे हो, दोनों के अपने समीकरण बेहद मजबूत हैं। दोनों के रिश्ते राजनीति से इतर व्यक्तिगत हैं। अब सवाल यह है कि तैयार हो रहे हैं दोनों ये सोचने के लिए कि क्या साथ आने की कोई गुंजाइश है, तो क्यों तैयार हो रहे हैं? और क्यों भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार को दिक्कत हो रही है? और क्यों लालू यादव ये परिस्थितियां सोचने पर विवश हो रहे हैं कि बिहार की सियासत अभी उस हालात में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है जहां बिना नीतीश कुमार के न तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नसीब हो सकती है और न ही राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता नसीब हो सकती। लालू यादव की परिस्थितियां क्या है, नीतीश कुमार की परिस्थितियां क्या है, इसकी चर्चा हम करते हैं लालू यादव की परिस्थितियों से। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का एक अपना वोट बैंक है। तकरीबन 14 से 14.5% के बीच यादव मतदाता आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। वो 80, 90, 95% तक विधानसभा चुनाव में यूनाइट भी रहते हैं। लोकसभा चुनाव में थोड़े बहुत इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहले लालू यादव और फिर बाद में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चाहत उनके मन में। लेकिन 14-14.25% वोटों से काम नहीं चलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा वोट बैंक यादव वोट बैंक है।
तो जो 18% के करीब अल्पसंख्यक वोट है वो उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है, उसका बड़ा हिस्सा जुड़ता हुआ दिखाई देता है और यह आंकड़ा 30% से ऊपर जाता है। लेकिन उसके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से सीपीआई-एमएल ने प्रदर्शन किया और जो हालात बने, उन हालातों में लोकसभा की 3 सीटें लड़ी और 2 सीटें उसने जीती भी। और कहीं ना कहीं लालू यादव इस बात को लेकर चिंतित है कि सीपीआई-एमएल राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार की कीमत पर ही आगे बढ़ रहा है। और जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात दरअसल ये है कि कांग्रेस पार्टी लालू यादव से ज्यादा सीटें मांग रही है। वो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए दलित वोटर, पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर, कुछ हद तक गरीब सवर्ण वोटर और अल्पसंख्यकों के प्रति कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रेम है वो तो है ही। वो साफ साफ दिख रहा है कि चूंकि संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ भी वो है, जाति जनगणना के नैरेटिव के साथ भी वो है, और इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को लेकर जो सबका साथ वाली बात है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी जब आकर खड़ी होती हुई दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं लालू यादव को उस सियासी प्लेटफॉर्म पर खतरा दिखाई देता है जिस सियासी प्लेटफॉर्म को बड़ी शिद्दत से लालू यादव ने तकरीबन 35 वर्षों की सत्ता के और सियासत के दरमियान गढ़ा था। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी का मसला हो, चाहे सांप्रदायिक मुद्दों पर एक क्लियर स्टैंड लेने का मुद्दा हो, हर जगह लालू यादव ने अपने आप को साबित किया। लेकिन जनाधार उनका छीजता चला गया। ये बात भी सत्य है कि 1991 और 1995 के लालू यादव 2005 में नहीं थे, 2020 में नहीं है, और न ही तेजस्वी यादव को चिराग मॉडल का फायदा 2020 की तरफ 25 में मिलना है। और इन सब से आगे जो ताजा हालात बने हैं, जो लालू यादव के सामने परिस्थितियों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हुए, विषम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से फ्रीबीज वाला काम शुरू किया, चाहे 125 यूनिट बिजली हो, चाहे महिलाओं के खाते में, बेबस और लाचार महिलाओं के खाते में, गरीब महिलाओं के खाते में 1100 रुपए भेजे जाने का मसला हो, अलग अलग सोशल सेक्शन से जुड़े हुए लोगों का जो मानदेय या भत्ता है उसे बढ़ाने का मुद्दा हो, वो कहीं ना कहीं लालू यादव को इस बात का एहसास करा रहा है कि सत्ता और सियासत में पहला पासा तो सत्ता में होने की वजह से एनडीए ने जरूर चल दिया है, नीतीश कुमार ने जरूर चल दिया है। आखिर महाराष्ट्र का चुनाव आप याद करें, क्या हुआ था महाराष्ट्र के चुनाव में? महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने या फिर महाविकास आघाड़ी ने, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने तमाम तरह की बातें कही, सत्ता में आएंगे तो ये देंगे वो देंगे, तमाम बातें कही। ठीक है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस या कथित चुनावी धांधली की बातें विपक्ष की तरफ से आ रही हैं। राहुल गांधी कर्नाटक का सबूत लेकर भी सामने आए। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे की सरकार ने वहां पर जो फ्री बीज का ऐलान किया, उसने लोगों को कुछ दिया, उसका असर उस चुनाव पर पड़ा, इससे इनकार नहीं कर सकते। और अब जो वोटर्स का मिजाज है, खासकर 15 लाख वाली बात को सुनने के बाद का जो मिजाज है, वो हम देंगे, सत्ता में आएंगे तो देंगे, उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि 15 लाख की उम्मीद भी लोगों ने पाल ली थी कि सबके खाते में आ जाएंगे। और वोटर अब सोचता क्या है, आए हैं तो जो दे रहे हैं वो उसे लगता है कि हाँ वाकई दे रहे हैं। और यही कारण है कि सत्ताधारी दल आजकल कम चुनाव हारते हैं, क्योंकि वो चुनावी साल में कुछ ना कुछ देना शुरू कर देते हैं। तो नीतीश कुमार ने देना शुरू कर दिया है। ये भी लालू यादव के सामने हालात है कि वो दिखाई दे रहा है कि सत्ता बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, लालू यादव उससे भी चिंतित है। लालू यादव को यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी यदि 60 या 70 सीटें लड़ती है तो कहीं ऐसा ना हो कि राजद से उसके 2-4 विधायक ज्यादा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक ये संभावना दिख रही है। और एक बार याद रखिए, यदि एक बार कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा में राजद की जगह मुख्य विपक्षी दल का दर्जा लेकर के बैठ गई, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल लगातार पिछड़ती चली जाएगी। अल्पसंख्यक, दलित और सवर्ण का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ करके 1990 की परिस्थितियां भी निर्मित कर सकता है, क्योंकि अब सवर्णों को भी लग रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को भाजपा के भरोसे नहीं हटा सकते। ये एक गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर दर शहर ये फीलिंग बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, कैसे बीजेपी वहां शिवसेना के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ गई थी। उसके लिए 2009 का चुनाव देखना होगा, विधानसभा चुनाव। 2009 के विधानसभा चुनाव में
महज 116 सीटों पर या 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, 46 जीती। और 170 या 171 सीटों पर चुनाव लड़कर शिवसेना 2 सीटें कम यानी 44 जीती। तो कहने का मतलब यह कि महाराष्ट्र में कम सीटों पर लड़कर ज्यादा सीटें जीतकर शिवसेना को पछाड़कर बीजेपी ने पहले विपक्ष के नेता का पद कब्जाया और 5 साल बाद मुख्यमंत्री का पद भी कब्जा लिया। पहले बड़ा भाई बनने की कवायद विपक्ष से शुरू की और फिर वो बड़ा भाई बनने की कवायद में सत्ता तक पहुंच गई। बिहार में भी यही स्थिति है। अगर राजद, कांग्रेस और इंडिया अलायंस का मौजूदा फॉर्मेशन चुनाव लड़ता है तो एमवाई के 32% के दायरे के आगे राष्ट्रीय जनता दल किसी किसी सीट पर ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर सीटों पर वो उस एमवाई के दायरे के आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन वही एमवाई वोटों के सपोर्ट से कांग्रेस पार्टी दलितों और महादलितों के भी वोट कुछ खींच रही है, सवर्णों को भी अट्रैक्ट कर रही है। पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर, आरक्षण की बात कर, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो खींचने की स्थिति में दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों पर राजद के वोट तो नहीं रही है, कुछ और वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यही बात लालू यादव को दिखाई दे रही है कि अभी हालात को समय रहते नहीं अगर अपने पक्ष में उस नजरिए से नहीं देखा गया तो हालात विकट हो सकते हैं। अब बात नीतीश कुमार की कि आखिर नीतीश कुमार कैसे ये सोचने पर विवश हो गए कि लालू यादव के साथ जाया जा सकता है। तो पहली बात, नीतीश कुमार का बतौर सीएम 25 से 30 फिर से नीतीश, इस बात पर न तो नरेंद्र मोदी ने मुहर लगाई और न ही अमित शाह ने मुहर लगाई। किसी सभा में यह नहीं कहा कि 25 से 30 कौन मुख्यमंत्री होगा। एक आध इंटरव्यू में तो अमित शाह ने यहां तक कहा कि चुनाव तक तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, चुनाव के बाद का मुझे नहीं पता। यह बात भी उन्होंने कही थी और यह बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी की नजर है। दूसरा सवाल यह है कि जो फ्रीबीज वो दे रहे हैं उस फ्रीबीज का हाल एकनाथ शिंदे वाला तो नहीं होगा, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में फ्रीबीज देने का काम एकनाथ शिंदे ने किया। फायदा कौन उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर राजनीतिक तौर पर उन्हीं को धकियाकर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। यह बात भी नीतीश कुमार को दिखाई दे रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों पर होता है, वहां जनता दल यूनाइटेड को लड़ने के लिए 101 या 102 सीटें ऑफर की जा रही है, यानी भाजपा से 1 या 2 सीट ज्यादा। अब उस परिस्थिति में भाजपा के पास वोट कितना है? भाजपा के पास कोर वोटर की स्थिति अभी देखें तो 12-14% से ज्यादा नहीं है। जो अभी की स्थिति है, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा डेंट लगा चुके हैं। जातीय गणना ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को भी अलग अलग सामाजिक सांचे में अलग अलग सीट पर अलग अलग तरीके से सोचने पर विवश कर दिया है। और उसके आगे भी बढ़कर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी यदि गठबंधन में उतनी ही सीटें मिलनी है तो वहां तो 32% का एक सॉलिड वोट बैंक है। 32% का एक सॉलिड वोट बैंक इंडिया अलायंस के साथ दिख रहा है, जो एमवाई का वोट बैंक है। राजेश राम के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, संविधान बचाओ के नैरेटिव के बाद 7-8% महादलित तबका भी कांग्रेस की वजह से उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो उस स्थिति में सत्ता फंस तो नहीं जाएगी। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की वजह से जो वोट बैंक जाता हुआ दिख रहा है वो कांग्रेस की सीटों पर तो जाता हुआ दिख रहा है, राजद वाली सीटों पर वो कन्वर्ट होगा, उसकी गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो नीतीश कुमार की अपनी चिंता है और अपना गुणागणित भी है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि जितनी सीटें राजद के साथ मिलकर लड़ने को मिल रही है उतनी ही सीटें भाजपा के साथ लड़ने को मिल रही है। तो फिर राजद के साथ तो बड़ा वोट बैंक है और लालू यादव का 14% वोट, नीतीश कुमार के पास भी वही 14% या 15% वोट है जो लालू यादव के साथ है, उतना ही वोट उनके पास भी है। लालू यादव का यादव वोट बैंक ही 14-14.5% है और नीतीश कुमार के पास जो डेडिकेटेड वोटर है वो क्या है? न तो पूरे अति पिछड़ा उनके साथ है, ना ही पूरे महादलित उनके साथ है, ना ही पूरे कुशवाहा समाज के लोग उनके साथ हैं। उनकी अपनी कुर्मी बिरादरी के लोग उनके साथ हैं, लेकिन कुशवाहा बिरादरी में भी उनके पास ठीक ठाक वोट है। अति पिछड़ा वर्ग में भी नीतीश कुमार से सहानुभूति रखने वाले लोगों की तादाद ठीक ठाक है।
और महादलित वर्ग में भी जहां जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़े, चाहे इस गठबंधन में या उस गठबंधन में, यदि सीएम पद की गारंटी है तो नीतीश कुमार के साथ ठीक ठाक वोट है। कुल जमा ये वोट बैंक 14 से 16% के बीच जाता है। तो लालू यादव का 14% वोट बैंक, नीतीश कुमार का 14% वोट बैंक, और इन सब के साथ जो 18% अल्पसंख्यक है, लालू नीतीश की एकता की परिस्थिति में उनके साथ एक तरफा जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो कोई ओवैसी को नहीं देखता, फिर वो किसी और गठबंधन को नहीं देखता। तो ये जो 47-48% का वोट बैंक एक जगह, अगर उसमें दलित वोटों को भी ठीक ठाक जोड़ ले कांग्रेस की वजह से, तो ये तकरीबन 50% के आसपास पहुंचता हुआ वोट बैंक जो दिखाई देता है, उसमें अगर 5% वोट बैंक इधर उधर जाता हुआ भी देख ले, तब भी 44-45% वोट के साथ लालू नीतीश का गठबंधन बिहार की सत्ता में 3/4 से ज्यादा सीटों पर काबिज होने की स्थिति में अभी दिखाई देता है। वहां तो सीएम पद की गारंटी भी है। और अभी की परिस्थितियों में जो डर कांग्रेस पार्टी के विस्तार की संभावना से लालू यादव को है, वही डर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की संभावना से नीतीश कुमार को भी है। और यही कारण है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। लालू यादव को यह लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना विस्तार करती है तो अल्पसंख्यक खींच कर ले जाएगी। करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगी कांग्रेस अपना विस्तार। गठबंधन में रहना और अपने दल का, संगठन का, जनाधार का विस्तार करना, इसमें कौन सी बुराई है। निश्चित तौर पर सबको करना चाहिए। कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ रहते हुए अपने सामाजिक आधार या संगठन का विस्तार करती है, तो कौन सा बुरा काम कर रही है। सब अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर इस मामले में। तो इस मामले में जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नीतीश कुमार और लालू यादव के पास है, अब तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ सहमत होने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जो तेजस्वी यादव आज से 3-4 महीने पहले तक सहमत होने की स्थिति में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। तब सवाल उठता है कि होगा क्या। दरअसल लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों इस मत के हैं कि बहुत ज्यादा छोटे दलों को तवज्जो दिया जाना राज्य हित में नहीं है। बिहार के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता, जातीय आधार वाले नेता पैदा कर दिए जाए, खड़ा कर दिए जाए, वो बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। वो अंततः भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा। लिहाजा अभी जो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसी छोटी छोटी पार्टियां बिहार में खड़ी हो गई है, उन सबको किनारे लगाना, और हो सके तो जाओ भाई भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ लो। अगर लालू नीतीश एक होते हैं तो दोनों भाजपा, ये दोनों और कांग्रेस पार्टी 2015 के फॉर्मूले की तहत 101 जेडीयू, 101 आरजेडी और 41 सीटें कांग्रेस जो 2015 में लड़ी थी, और तीनों ने मिलकर 178 सीटें, 243 में 178, यानी लगभग 74% सीटें विधानसभा की जीत ली थी। वो स्थितियां जो अब बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है, उस दिशा में लालू यादव और नीतीश कुमार अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं। कई स्रोतों से यह बात अब सामने आ रही है। चुनाव सर पर है। चुनाव की घोषणा 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद कभी भी की जाएगी। 1 अक्टूबर हो, 2 अक्टूबर हो, 5 अक्टूबर हो, कभी भी कर दी जाएगी। और 23-24 नवंबर के पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न भी करा ली जाएगी। लेकिन ठीक इस वक्त पर यदि ये दोनों दल अंदर खाने बातचीत की हद तक जा रहे हैं, तो सवाल यही उठता है कि क्या चुनाव के पहले सहमत हो जाएंगे दोनों एक साथ आने पर। पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि चुनाव के पहले सहमत हो जाएंगे, लेकिन गुंजाइश ज्यादा बनती हुई दिख रही है, क्योंकि सियासत हमेशा वास्तविकता के धरातल पर होती है। जब नरेंद्र मोदी का सितारा बुलंदी पर था, तब मुलायम सिंह की पार्टी और मायावती की पार्टी, सपा और बसपा को, अखिलेश यादव और मायावती को बुआ बबुआ गठबंधन करने पर मजबूर कर दिया था। भले ही अपेक्षित सफलता नहीं मिली। सफलता इसलिए भी नहीं मिली कि तब नरेंद्र मोदी का सितारा भी बुलंदी पर था, योगी आदित्यनाथ का सितारा भी बुलंदी पर था, और उस वक्त चुनावी हिंदुत्व का हैंगओवर वोटर के ऊपर ज्यादा हावी था। अब दुनिया 2018-19 से आगे बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान की सियासत भी आगे बढ़ चुकी है। यूपी और बिहार की राजनीति भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। लिहाजा अब 2018 और 19 के नजरिए से हम नहीं देख सकते, क्योंकि न तो नरेंद्र मोदी उस स्थिति में है, न ही नीतीश कुमार या लालू यादव उस स्थिति में है, कोई उस स्थिति में नहीं है।
सवाल है कि अगर एन मौके पर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का, तब बीजेपी का क्या होगा। स्वाभाविक है कि आज भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति नहीं है कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ लड़ ले, तब भी भाजपा 53 सीटें 2015 की तरह जीत ले। 2015 में तो 53 सीटें जीत गई थी। आज वो हालात नहीं है। आज बीजेपी के वोटर का एक ठीक ठाक हिस्सा निराश होकर के प्रशांत किशोर की तरफ भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी देख रहा है। और अगर इस मौके पर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ते हैं, तो अभी जो तबका बीजेपी का कोर वोटर प्रशांत किशोर की तरफ बहुत थोड़ी मात्रा में झुका हुआ नजर आ रहा है, हो सकता है कि निराशा की स्थिति में और ज्यादा बड़ी तादाद में वो प्रशांत किशोर की तरफ झुक जाए, क्योंकि तब ये बात तो दिमाग में लोगों के घर कर जाएगी। 2015 का नतीजा भी सामने है कि लालू नीतीश एक हो गए तो कोई रास्ता नहीं, नीतीश भाजपा एक हो गए तो कोई रास्ता नहीं, और लालू नीतीश जब एक हो गए, तेजस्वी यादव साथ आ गए कि चाचा जब तक चाहे, यानी नीतीश कुमार उनके चाचा कहे जाते हैं, जब तक वो चाहे मुख्यमंत्री पद पर रहे और जब उनकी इच्छा हो वो छोड़ दे, इस फॉर्मूले पर कंसेंसस बनने की स्थिति जब बनती हुई दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर इन चुनावी मौके पर या तो अपने अपने जाति समुदाय के कैंडिडेट के साथ, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो लालू नीतीश के संभावित गठबंधन का हो, चाहे वो प्रशांत किशोर का हो, मतलब अपने अपने समुदाय की सामुदायिक चेतना को ऊपर रखकर उस तरफ शिफ्ट होने लगे, फिर भाजपा की स्थिति तो 20 सीट लाने की नहीं बचेगी बिहार में। ये हालात अभी बिहार की राजनीति के हैं कि लालू यादव को भी अब नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हो रही है। ये आज का सबसे बड़ा सत्य है बिहार की राजनीति का। फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद अपनाना चाहती है, लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इस कीमत पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार में भाजपा आ जाए। वो त्रिकोणात्मक मुकाबले के लिए भी तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में आ जाए। ये बिहार की स्थिति है और आने वाले वक्त में देखते हैं किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। और याद रखिए, राहुल गांधी ने जो दिल्ली में बैठक बुलाई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इंडिया अलायंस के सांसदों को भोज दिया, और जगन मोहन रेड्डी ने जिस प्रकार का खुलासा किया है कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे खुलासे जब हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, अकेले नायडू भी सरकार नहीं गिरा सकते, लेकिन फिर भी वो कथित तौर पर बात कर रहे हैं। अकेले नीतीश भी मोदी सरकार नहीं गिरा सकते, लेकिन फिर भी वो लालू यादव के साथ कथित तौर पर बात कर रहे हैं। जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो क्या राहुल गांधी इतने नादान पॉलिटिशियन हैं, इतने नादान हैं, इतने भोले हैं कि वो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू से ही बात कर रहे हैं? ये बात कोई आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता। स्वाभाविक है कि बातचीत हो रही होगी तो चंद्रबाबू नायडू से भी हो रही है, नीतीश कुमार से भी हो रही है, एकनाथ शिंदे से भी हो रही है, जयंत चौधरी और चिराग पासवान से भी हो रही है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्द सामने आएगा। इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि बिहार में भी और क्या क्या होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।